नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। बिहार की बांकीपुर, मंजलपुर और दतिया सीट के आज नतीजे आएंगे और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ और मतदान के बाद आज यानी कि 3 अगस्त को वोटों की गिनती लगातार जारी है। मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और इन तीनों सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया है, जिन पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले राउंड की गिनती के बाद से बीजेपी लगातार आगे चल रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है और वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती हुई और दतिया उपचुनाव मतगणना जो है शुरू होने से पूर्व बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और ऐसे में बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के मंजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती लगातार जारी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं उपचुनाव। अब 3 सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? नवीन जी। जी देखिए अनीता जी, उपचुनाव अमूमन सत्ताधारी दल के होते हैं और ये होता चला आया, हम लोगों ने बहुत बार देखा है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में जहां अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हारी तो उसके बाद उपचुनाव की विधानसभा जीत गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्लिम बहुल सीटें जो उत्तर प्रदेश में थी वहां भी उम्मीद नहीं कर रहा था कोई, लेकिन भाजपा जीती थी। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, जब तक 8वें राउंड तक की 9वें राउंड तक की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी बढ़त होती रहे, चाहे वो प्रशांत किशोर आगे बढ़त लिए रहे या कांग्रेस दतिया में बढ़त लिए रहे। बिल्कुल बिल्कुल कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और वो बहुत बड़ा अंतर भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं 200 का अंतर है, कहीं 1200-1500 का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये बदलेगा और निश्चित तौर पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी क्योंकि सत्ताधारी दल है दोनों। बिल्कुल ऐसे में सर सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो बांकीपुर पर ही है, क्योंकि एक तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर है बीजेपी से, नीरज सिन्हा है और रेखा गुप्ता जो है राष्ट्रीय जनता दल से है। अब यह तस्वीरें जो निकल कर सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से मिठाइयां बनने लगी हैं अभी से। बिल्कुल देखिए ऐसा है, हम लोगों ने उपचुनाव भी देखे और कई बार ऐसे चुनाव देखे हैं कि जहां ऑल ऑफ ए सडन आखिरी में आके चुनाव पलट जाता है और सत्ताधारी दल की जीत होती है। यहाँ बीजेपी जीत रही है, बिल्कुल सच्चाई है आपने जो बात कही है कि बीजेपी के यहाँ लड्डुओं की तैयारी है, तो वो निश्चित तौर पर है। बांकीपुर पर मैं जरूर कहूंगा कि अगर बहुत रेयर चांस है, फिर भी मैं कहूंगा कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो सवाल ये होगा कि चाणक्य चंद्रगुप्त बनेंगे बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी बनने देगी। ये एक बड़ा विषय है, बड़ा दिलचस्प होगा। अगर किसी तरीके से प्रशांत किशोर जैसे अभी बढ़त चल रही है उनकी जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गहन चिंतन का विषय होगा। बिल्कुल ऐसे में क्या ना नवीन जी, 800 वोटों से वो ज्यादा चल रहे हैं प्रशांत किशोर, और अगर ऐसे में जीत होती है तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? निश्चित तौर पर आगे यूपी का चुनाव होना है। दोनों ही सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, चाहे वो दतिया की सीट हो या यहाँ की सीट हो। दतिया की सीट है, इसमें तो निश्चित तौर पर अगर प्रशांत किशोर जीतते वो मुझे अभी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग अभी कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा। 800, 1200, 1500 की बढ़त कोई बढ़त नहीं। अगर ये बढ़त 4-5 हजार वोटों की हो जाती है तब उम्मीद। लेकिन सर अभी तो शुरुआत है, अभी दूसरे या तीसरे राउंड की होगी। बिल्कुल प्रारंभिक दूसरे राउंड की काउंटिंग दूसरे राउंड की है बिल्कुल होने वाली है। तो अगर प्रशांत किशोर, नवीन जी, प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा राजनीतिक हिसाब से ये बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आपने नतीजे देखे और अब यहाँ से क्या कमबैक करने की तैयारी में होंगे प्रशांत किशोर? बिल्कुल देखिए, पिछले चुनाव में वो नहीं लड़े थे खुद, इस बार वो लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके पास पूरा समय होगा अपनी पार्टी को खड़ा करने का और कायदे से चुनाव लड़ने का। तो अगला चुनाव वो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। उसी की तैयारी के हिसाब से उन्होंने
डिसीजन लिया होगा ये बाई इलेक्शन वो लड़ रहे। दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा दतिया के इलेक्शन को लेके, अभी मैं बयान सुन रहा था किसी चैनल पर, नरोत्तम मिश्रा का, वो कह रहे थे कि मोहन यादव ने बहुत मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की है, तो क्या अगर दतिया हार जाते हैं 1%, वैसे तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी 1% अगर बाजी पलट जाती है तो क्या ठीकरा सीधा सीधा मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर फोड़ा जाएगा? लग तो रहा है इधर नरोत्तम मिश्रा का बयान तो यही सिद्ध कर रहा है। तो सर मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने ऑलरेडी अपनी हार पहले ही मान ली थी और अपने राजेंद्र भारती को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया, बिल्कुल प्रारंभिक सदस्यता से भी हटा दिया। उन्हीं के ऊपर जब चार्जेस लगे, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया तो उसको सदस्यता गई और चुनाव हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो कांग्रेस की सीट थी पहले वो, इसमें कोई डाउट नहीं, कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन इस बार घनश्याम कितना कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कितना आगे बढ़ पाएंगे भी इसमें संदेह लग रहा है, क्योंकि देखिए सत्ता जिसकी होती है उपचुनाव उसका होता है। ठीक तो बहुत बड़ा अंतर दतिया में नहीं है, 200-300 वोटों का अंतर विधानसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। और प्रारंभिक दौर की अभी मतगणना है, आप देखिए दूसरा कोई क्षेत्र खुलेगा तो वहां से भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाएगी। इसी तरीके से बांकीपुर में भी यही मुझे आसार लग रहे हैं। बिल्कुल, अभी 10 बजे का सेकंड राउंड की गिनती हो चुकी है, अभी देखते हैं और राउंडें जो होती है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। और आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज मंगला आरती के बाद से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में प्रवेश के लिए दोनों ओर से कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही भक्तों की सुबह से ही लंबी लाइनें मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। और इसी बीच भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए भी वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही नंदी चौक पर पहुंचे हुए हैं और वहीं दशाश्वमेध घाट से नंदी चौक और नंदी चौक से गेट नंबर 4 तक ड्रोन कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी ड्रोन वीडियो में कतारबद्ध श्रद्धालु साफ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे हुए हैं और दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की है और उन्होंने महादेव का विधि विधान से पूजा अर्चना की, लोक कल्याण की कामना की है और सीएम योगी ने श्री काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है मंदिरों के बाहर और गूंज के साथ हर हर महादेव की गूंज है। और हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं यूपी अंबेडकर नगर से, उनसे जानते हैं कि लगातार सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? अमित जी क्या कुछ मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर व्यवस्था की गई है? अमित, पवित्र शिव बाबा धाम में सुबह से ही भक्त जल अभिषेक, दूध अभिषेक, बेलपत्र अभिषेक कर रहे हैं बड़ी ही संख्याओं में। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर पुलिस की व्यवस्था की बात करूं तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई। सीओ साहब सुबह से ही गश्त पे हैं प्रशासन को लेकर। जी ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्त जो हैं सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। ऐसे में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में शिव भक्तों का तांता जो है सुबह से ही मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना सुबह से ही शुरू हो गई है। सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है और जहां पर हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। जिला प्रशासन और निर्वाचित आयोग के अनुसार मतगणना केंद्रों पर 3 स्तर पर चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और साथ ही अधिकारियों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र और उससे आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे परिसर की सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और स्ट्रांग रूम में कड़े सुरक्षा के घेरे किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के
के लिए निर्वाचित हो गए और उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से बांकीपुर सीट खाली हो गई और इस उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा है और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होने वाला है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मजलपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह से ही शुरू है और तीनों सीटों पर हुई वोटों के नतीजों पर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों की नजरें भी बनी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बिहार की बांकीपुर सीट की है, जहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांकीपुर सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। ये सीट पूर्व विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद से अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हुई है और ये चुनाव केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी की स्वीकृति का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलता है तो बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी की भूमिका और भी मजबूत हो सकती है। वहीं बीजेपी और आरजेडी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक है, जहां पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है और इस सीट पर 31% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जिससे साफ है कि मतदाताओं ने चुनाव में अच्छी भागीदारी दिखाई है। वहीं संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई आज से फिर से शुरू हो रही है। सरकार की कोशिश जो है वो लंबित विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रहेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल है, जबकि विपक्ष लगातार जनहित और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। पिछले दिनों दोनों सदनों में कई बार हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित हुई और ऐसे में आज भी लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस और अटकलों का टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें सरकार कई लंबित विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष भी अपने प्रमुख मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आज की कार्रवाई पर सभी की नजरें होंगी और सदन सुचारू रूप से चलता है या नहीं, या फिर हंगामे की भेंट चढ़ता है, ये तो देखने की बात होगी। अब वहीं देश की दो बड़ी विधानसभाओं यूपी और पंजाब में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। यूपी में योगी सरकार वित्तीय साल 2026 और 27 का अनुपूरक बजट पेश करेगी और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में लाए जाने की संभावना है। सत्र से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा की अपील की, जबकि विपक्ष में कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारी, बिजली और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मानसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा। भगवंत मान सरकार इस सत्र में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण से जुड़े अहम विधेयक पेश करेगी। प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूल बिना अनुमति सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला नियामक प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत जरूर मिलेगी। दूसरी ओर विपक्ष कानून व्यवस्था, कृषि और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में दोनों राज्यों के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंक दिया है, जिसके बाद से वो मौके पर अफरा तफरी मची और समर्थकों तक हमलावर के बीच धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान यूपी के बुलंदशहर निवासी सुमित के रूप में हुई है, जिसे मौके से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी के पास से चाकू बरामद होने के दावों में कितनी सच्चाई है। वहीं पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने दावा किया कि आरोपी चाकू लेकर आया था और वो पहले से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने चाकू लेकर आने के आरोपों से इनकार किया है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस पूरे घटनाक्रम, बरामदगी और सुरक्षा में चूक के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
ऐसे में पप्पू यादव पर हमले की जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसके बाद से किसी व्यक्ति ने उन पर हमला बोल दिया। ऐसे में पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर जूता फेंका गया है। फिलहाल वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता है उनके साथ हमलावर की धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो है वो साफ नजर आ रही है कि किस तरह से पप्पू यादव के साथ हमलावर ने झगड़ा भी किया है, झड़प भी हुई है। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को तुरंत ही हिरासत में ले लिया है और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पप्पू यादव का आरोप है कि उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बिहार के सरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब समस्तीपुर सरसा पैसेंजर ट्रेन के इंजन और उसमें लगे डब्बे में अचानक से ही भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। दिल्ली आग लगते ही इंजन और एक कोच से धुआं और ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे स्टेशन पर मौजूदा यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घटना के चलते कुछ समय के लिए रेल परिचालक प्रभावित रहा, जिसके बाद से धीरे धीरे सामान्य किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी या फिर किसी अन्य वजह से लगी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता शुरू होगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर प्रस्ताव बड़े सैन्य हमले की योजना फिलहाल रोक दी है ताकि बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकाला जा सके। उनके मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ईरान की ओर से लगातार बातचीत को मौके देने की अपील की गई थी और इसके बाद भी सैन्य कार्रवाई टालने का फैसला किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि बातचीत का मुख्य फोकस होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर रहेगा। हालांकि उन्होंने किसी भी समय सीमा का ऐलान नहीं किया है और कहा है कि यदि संभव हुआ तो इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। वहीं ईरान की ओर से ट्रंप के कुछ दावों पर सार्वजनिक रूप से अलग रुख भी सामने आए। ऐसे में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वार्ता पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर पश्चिमी एशिया की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 का रंगारंग समापन हो गया है। समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम का ध्वज और किंग बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया है, क्योंकि अब 2030 के शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत का अहमदाबाद करेगा। ऐसे में समारोह में भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी ने ध्वज और बैटन ग्रहण किया। ऐसे में इसके साथ ही दुनिया के सामने अहमदाबाद 2030 की झलक भी पेश की गई, जिसमें भारतीय संस्कृति, संगीत और परंपराओं का आकर्षित प्रदर्शन हुआ। भारत ने ग्लासगो खेलों का समापन 29 पदकों के साथ किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजक और 9 कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रदर्शन के बाद से भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और साल 2010 में नई दिल्ली के बाद ये दूसरा अवसर होगा जब भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। समापन समारोह के साथ ही अब दुनिया की नजरें अहमदाबाद 2030 पर टिकी हुई है, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक आयोजन होगा। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले महीने युवा क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत दौरे के लिए अपना अंडर 19 मेंस टीम की घोषणा कर दी है। 16 खिलाड़ियों की ये टीम सितंबर में से अक्टूबर तक भारत में 1 महीने लंबा दौरा करेगी, जहां पर उसे भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाफ वनडे और 4 दिवसीय मुकाबला खेलना है और इस दौरे को ऑस्ट्रेलिया के उभरते सितारों के लिए भी भविष्य की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और इस सीरीज का सबसे बड़ा और रोमांचक एंगल भारतीय अंडर 19 टीम के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी है। बेहद ही कम उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले वैभव इस सीजन में भारत की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
हाल ही में वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर टीम के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे, जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। वहीं जब से ये सीरीज खेली जाएगी उस दौरान वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के साथ एशिया गेम में खेल रहे होंगे और ऐसे में वैभव का इस सीरीज में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। अभी U19 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना बाकी है। कंगारू गेंदबाजों के लिए भारत की धरती पर केवल परिस्थितियां ही नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी के आक्रामक बल्ले पर अंकुश लगाने भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। यह सीरीज रोमांचक से भरा रहने वाला है और ऐसे में एक नजर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड पर डालते हैं तो टीम की कोचिंग की कमान पूर्व ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर टीम नीलसन को सौंपी गई है। नीलसन लंबे समय से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के यूथ डेवलपमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है और फिलहाल डेविल्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 का भी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल डेवलपमेंट हेड सैन्य थाम्पस ने किया है और दौरा खिलाड़ियों के कैरियर में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके मुताबिक भारत जैसी कठिन परिस्थितियों में मजबूत विपक्ष के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को हर प्रारूप में खुद को परखना और खेल को बेहतर बनाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। उन्होंने टीम नीलसन की नियुक्ति का भी स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव का युवा खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।